वेलकम स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स लर्निंग पॉइंट पे। मैं टीना मालाकार। जैसे कि अपनी वीडियोस चल रही है पार्टनरशिप पर, तो आज पार्टनरशिप का पार्ट सेकंड है। तो पार्टनरशिप में आज मैं बताने वाली हूँ कि साझेदारी की विशेषता क्या होती है, यानी कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं पार्टनरशिप के। यह आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पे क्लिक करना तो बिल्कुल ना भूले, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अपन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशन स्पीच देना था। अगर अपन को 100% मार्क्स लेके आने अपने अकाउंट्स के अंदर, तो अपन को रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपन टैलेंट को भी बीट कर सकते हैं, मतलब अगर अपन हार्ड वर्क करते हैं तो अपन टैलेंट को भी बीट कर सकते हैं। अगर वो बंदा 2 बार पढ़ के उसको याद हो जाता है, अगर अपन को 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ने में भी याद नहीं होता, और अगर अपन रिविजन डेली करें तो अपन उसको 10 बार पढ़ेंगे, तो उससे जो 2 बार पढ़ रहा है उसको जल्दी से याद होता है, उससे भी अपना बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो ये लाइन है कि अगर टैलेंट हार्डवर्क को बीट करता है, अपन को क्या करना है, हार्डवर्क करना है, डेली पढ़ना है, डेली उसका रिवीजन करना है। तो आज की क्लास में स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ साझेदारी की विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। तो उसकी अपन पहली विशेषता पे जाते हैं। तो पार्टनरशिप कब बनेगा, जब इंडिविजुअली कोई पर्सन होगा तो वो पार्टनर नहीं कहलाएगा। मैं एक पर्सन हूँ जो मेरा यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, तो मैं पार्टनर नहीं हूँ, मैं एक एकांकी व्यापार कर रही हूँ। अब इसमें क्या है, 2 या 2 से अधिक पार्टनर जब भी होंगे जब वे 2 व्यक्ति आपस में समझौता करेंगे, तभी वे पार्टनर्स कहलाएंगे एक दूसरे के। पर इंडिविजुअली पार्टनर नहीं कहलाएगा। मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए पार्टनरशिप के अंदर। तो इसमें क्या हो गया, न्यूनतम कितने व्यक्ति हो गए, न्यूनतम तो 2 सदस्य तो होने चाहिए, जो 2 व्यक्ति तो इसके अंदर होने चाहिए। 2 व्यक्ति के बिना पार्टनरशिप नहीं है। अगर इंडिविजुअल एक व्यक्ति होगा, तो अगर कोई एक व्यक्ति 2 व्यक्ति है और एक व्यक्ति पार्टनरशिप छोड़ के चला जाता है, तो अपने आप एकांकी व्यवसाय बन जाएगा, पार्टनरशिप वहां समाप्त हो जाएगी। अब अपन देखते हैं, ये तो अपने न्यूनतम तो 2 व्यक्ति होने चाहिए, अधिकतम की भी कोई संख्या है या कोई सीमा है या नहीं है, वो अपन डिस्कस करते हैं। तो न्यूनतम तो कितने व्यक्ति होने चाहिए, 2 व्यक्ति तो होने चाहिए, और अधिकतम कितने व्यक्ति होने चाहिए वो अपन देखते हैं। तो अधिकतम कितने व्यक्ति होने चाहिए, तो पहले जब कंपनी अधिनियम कंपनीज एक्ट के अनुसार क्या है, 1956 के अनुसार तो क्या था वो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। बैंकिंग व्यवसाय में तो व्यवसाय में 10 सदस्य और अन्य व्यवसाय में 20 सदस्य, या फिर गैर बैंकिंग जितनी भी व्यवसाय है उनमें कितने सदस्य होने चाहिए, 20 सदस्य हो सकते हैं, यानी 20 लोग आपस में मिलकर पार्टनर बन सकते हैं। अब ये अधिकतम संख्या, ये कौन सा एक्ट था, कंपनी अधिनियम 1956 था, लेकिन कंपनी अधिनियम एक्ट 2013 आ गया। उसमें कितनी दी गई इसकी संख्या, कंपनी अधिनियम या कंपनीज एक्ट 2013 में ना तो उसको बैंकिंग का बताया, ना उसने बोला सब में सदस्य, अधिकतम संख्या कितनी होगी, 100 सदस्य बन सकते हैं, पार्टनर्स बन सकते हैं। मतलब 100 व्यक्ति आपस में पार्टनरशिप कर सकते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार। लेकिन इसमें कौन सी धारा लगी थी, 464 धारा के अंतर्गत ये बताया गया। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, केवल मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ। फिर एक कंपनीज एक्ट 2014 के में इसमें क्या कर दिए गए, चेंजेस कर दिए गए। धारा 10 के अनुसार धारा 10 में इसको चेंज किया गया कि अधिकतम संख्या कितनी होगी, इसको 50 सदस्य कर दी गई। 50 व्यक्ति क्या कर सकते हैं, अधिक कम से कम तो 2 व्यक्ति पार्टनर्स हो सकते हैं, और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, 50 व्यक्ति क्या हो सकते हैं, पार्टनर्स बन सकते हैं। तो ये थी पार्टनर की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या। तो अपन को अगर अभी अपने क्वेश्चन पूछ ले, पुटअप कर ले कि न्यूनतम संख्या कितनी होती है पार्टनर्स की, तो न्यूनतम संख्या कितनी होती है, 2 होती है, और अधिकतम कितनी होती है, 50। ये केवल अपन को जनरल नॉलेज के लिए पूछा। अगर एक्ट में दे देता है, पर्सनली अपन को कंपनीज एक्ट 1956 में कितना था और कंपनी एक्ट 2013 में कितना था, या कंपनीज एक्ट 2014 में कितना, लेकिन अपन को करंटली जो प्रेजेंट में है कितनी अधिकतम संख्या, 50 सदस्य आपस में पार्टनर्स बन सकते हैं। फिर है नेक्स्ट अपनी जो
विशिष्ट है वह समझौता या अनुबंध। समझौता या अनुबंध यहाँ से तात्पर्य यह है कि जो भी दो पार्टनर है, तीन पार्टनर है, वो आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं कि अपन व्यवसाय को क्या कैसे चलाएंगे, उसके क्या नियम होंगे, उसका क्या नियम होगा, अपन कैसे लाभों का बंटवारा करेंगे, या कोई वाद विवाद होगा तो उसको कैसे लेंगे, कैपिटल जो अपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा, और जो अपने जो भी रेवेन्यूज है उसको कैसे बांटेंगे, सैलरी किसको मिलेगी, किस अनुपात में मिलेगी, ये सभी डिस्कस किया जाता है। तो ये मौखिक रूप से अगर दो पार्टनर के आपस में क्या कर रहे हैं, मौखिक रूप से भी कर सकते हैं और उसको लिखावट में भी कर सकते हैं और स्टाम्प साइन वगैरह कर सकते हैं। मतलब जो समझौता आता है वो कितने भागों में बांट सकते हैं अपन, दो भागों में। फर्स्ट मौखिक और सेकंड अपना कौन सा है, लिखित। मौखिक में भी अपन दो पार्टनर्स आपस में मिलकर मौखिक में बोल सकते हैं, आपस में बता सकते हैं कि ये है, और लिखित में लिखा पढ़ी करके भी कर सकते हैं। तो मौखिक में क्या होगा, मौखिक लेकिन श्रेष्ठ नहीं रहेगा, क्योंकि वह बाद में जो पार्टनर बना है वह बात से अपनी बात से पलट सकता है या अपन भूल सकते हैं और इसको प्रमाण के रूप में अपन यूज नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़े डिसएडवांटेज है मौखिक के। लेकिन लिखित में अपन लिख लेंगे ना तो अपन भूलेंगे, और अगर वो वाद विवाद हो रहा है तो उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपन निर्णय ले सकते हैं और प्रमाण के रूप में भी इसको यूज कर सकते हैं और भूलेंगे नहीं। तो ये सब लिखित वाला क्या रहता है, बहुत श्रेष्ठ रहता है। अगर अपन से क्वेश्चन पुटअप करें कि अनुबंध जो भी समझौता करते हैं उसमें लिखित तथा मौखिक में से कौन सा श्रेष्ठ रहता है, तो कौन सा श्रेष्ठ रहता है, लिखित वाला क्या रहता है, श्रेष्ठ रहता है। ठीक है, तो ये तो समझौता था ना अनुबंध। अब है व्यवसाय का संचालन, मतलब जो पार्टनर्स बन रहे हैं वे केवल क्या होना चाहिए, व्यवसाय का संचालन करने के लिए बनने चाहिए, यानी पेशा होना चाहिए उनमें, कोई प्रोफेशन के लिए वे क्या करने चाहिए, पार्टनर बनने चाहिए। नहीं कि कोई धार्मिक संस्थाएं हुई या धर्मादाय या मंदिर मस्जिद इनके लिए कोई खोल रहा है तो ये क्या होता है, ये प्रॉफिट के उद्देश्य से नहीं होते। मतलब जो भी तुम व्यवसाय खोल रहे हो वह उसका उद्देश्य पर्पस क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना होना चाहिए, अपना लाभ गेन करना चाहिए होना चाहिए, क्योंकि हर व्यवसाय का उद्देश्य मेन मोटिव क्या होता है, लाभ कमाना होता है और अपने व्यवसाय का विस्तार करना होता है। मतलब अपन लिख सकते हैं व्यवसाय का संचालन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, लाभ कमाने के लिए होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट करते हैं लाभों का बंटवारा कैसे करेंगे। अगर वो प्रॉफिट कमाएंगे तो उनका लाभों का बंटवारा भी क्या होगा, पार्टनर्स में होगा। तो ये या तो वो कर ले कि ना जो उन्होंने पूंजी लगाई है उस अनुपात में कर ले, ये जो उन्होंने साझेदारी संलेख में लिखा है, साझेदारी संलेख होता है जिसमें वो लिखते हैं, जो लिखित पत्र होता है उसके अंदर सारे नियम वगैरह ये लिखते हैं कि कैसे अपन को अपना व्यवसाय का संचालन करना और कैसे अपन को क्या करना है किसी भी कार्य को। तो ये अब लाभों को कैसे बांटेंगे, तो वह जो उनके डिसाइड कर रखा उस अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, जो साझेदारी संलेख में जो अनुपात है वो जो अनुपात है, जो क्या है अनुपात दिया हुआ है उस अनुपात में बांटेंगे। या तो उस अनुपात में बांटेंगे। अगर साझेदारी संलेख में ये नहीं दे रखा है और अनुपात उन्होंने कुछ भी डिसाइड नहीं करा है तो जो भी प्रॉफिट होगा उसको क्या होगा, समान अनुपात में बांटा जाएगा। अगर नहीं लिखा गया है तो क्या बांटा जाएगा, या तो फिर समान अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, अगर नहीं उसको पता होगा, अपन ने कुछ डिसाइड नहीं किया है तो उसको कौन से अनुपात में बांटेंगे, समान अनुपात में बांटेंगे। अब अपनी नेक्स्ट विशिष्ट है उत्तरदायित्व, यानी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। जो पार्टनर्स होते हैं उनका उत्तरदायित्व क्या होता है, तो उनका जो उत्तरदायित्व होता है, जो पार्टनर्स का उत्तरदायित्व होता है, वह क्या होता है, असीमित होता है। जो भी पार्टनर्स होता है उसका दायित्व असीमित होता है। अब असीमित का अर्थ क्या होता है, मतलब यहाँ से तात्पर्य यह है अगर फर्म का समापन हो गया तो जो भी उसका हानियां है वह फर्म से ली जाएगी। अगर फर्म से वह हानियां नहीं चुकती है तो वे क्या करेंगे, उनके व्यक्तिगत यानी पर्सनल संपत्तियों से भी उसको क्या लिया जाएगा, उसकी भरपाई की जाएगी हानि की। तो उसकी कोई सीमा नहीं होती, मतलब उसके व्यक्तिगत रूप से भी उन हानियों को क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, उन हानियों को चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए जो साझेदार होता है उसका दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। और साझेदारी में उसका दायित्व सीमित दायित्व वाली साझेदारी भी अपन चूज कर सकते
वो पहले से ही डिसाइड होता है, लेकिन अगर पार्टनर्स बन रहे हैं तो उनका दायित्व क्या होता है, असीमित होता है नॉर्मली। अगर जो अपना जो पार्टनरशिप है उसमें कौन सा अपना एक्ट लगता है, तो जो पार्टनरशिप है उसमें मैंने पहली वीडियो में डिस्कस कर दिया था, अपना कौन सा एक्ट लगता है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 और ये लागू कब हुआ था, ये लागू 1 अक्टूबर 1932 को लागू हुआ था। ये लागू कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1932 को लागू हुआ था। अब अपनी नेक्स्ट जो है विशेषता है क्या, पारस्परिक अभिकरण, यानी वह क्या होते हैं, एक दूसरे के एजेंट होते हैं। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको डिस्कस किया था। जैसे ये अपने पार्टनर्स है, ये 3 साझेदार हैं अपने व्यवसाय के अंदर। अब जब एक व्यवसाय, जब जैसे समझ लो इसको बहुत अच्छी कन्वर्सेशन करनी आती है, इंग्लिश आती है, इससे बात करने का अच्छा तरीका है, तो ये जो अपने क्लाइंट है क्या करेगा, इन सब के लिए और इंडिविजुअली खुद के लिए और फॉर्म के लिए क्या करेगा, एक एजेंट के रूप में कार्य करेगा। और अगर इसको कुछ अच्छा आता है, दूसरी चीज के बारे में नॉलेज है, तो ये क्या करेगा, दूसरे क्लाइंट से बात करेगा, उसको अगर इसके रिश्तेदार है तो ये करेंगे, इसको भेजेगा, तो ये क्या करेगा, दूसरों के लिए क्या करेगा, इन दोनों के लिए एजेंट के रूप में कार्य करेगा एक तो, और खुद के लिए भी क्या करेगा, एजेंट के रूप में कार्य करेगा, क्योंकि वो खुद की भी उसकी फॉर्म है। मतलब ये क्या करते हैं, एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं और पूरी फॉर्म के लिए भी कार्य करते हैं। तो एजेंट का मतलब हो गया, सभी एक दूसरे के क्या होते हैं, एजेंट होते हैं। फिर है नेक्स्ट अपनी है पंजीकरण, मतलब जो अपनी पार्टनरशिप अपन ने बनाई है उसका पंजीकरण कराना आवश्यक है या नहीं है। जो अपनी पार्टनरशिप अपन पार्टनर्स बनते हैं उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं होता है एक्ट के अनुसार। अगर अपन करवाना चाहे तो अपन करवा सकते हैं, केवल इसी का अर्थ यह होगा, अगर अपन पंजीकरण करवाते हैं तो उसका अर्थ यही होगा कि जो साझेदार है उसका अस्तित्व है। केवल अगर नहीं होता और कोई वाद विवाद हो जाता है तो इस एक्ट के थ्रू क्या किया जाता है, उस वाद विवाद को सुलझाया जाता है, बट इसके लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं होता है। तो पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं होता। तो पंजीकरण करवाना क्या नहीं होता, अनिवार्य नहीं होता। तो ये थी साझेदारी की विशेषताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो और ये आपको वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।